नेक्स्ट मॉडल है हमारा फ्लेक्सिबल प्राइस फिक्स्ड मनी वेज मॉडल। इसमें हम प्राइस को वेरिएबल लेंगे और मनी वेजेस जो है उनको फिक्स लेकर के चलेंगे। फिक्स वेज जो है वो एक्सट्रीम स्टिकी वर्जन है वेज का, लेकिन क्लिनिशियन जो है वो बिलीव नहीं करते हैं कि मनी वेज जो है कम्प्लीटली रिजिड है। ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल अप्रोच टू लेबर मार्केट है, इसका मीनिंग है कि ये करेक्ट होगी ओनली फॉर शॉर्ट रन में ही हमें फिक्स्ड वेज दिखने को मिलेगी, लॉन्ग रन में वेजेस जो है वो वेरिएबल होंगे। बिफोर के हम फ्लेक्सिबल प्राइस फिक्स्ड मनी वेज मॉडल को डिस्कस करें, हम लोग को याद रखना है कि केनीशियंस की कंसर्न थी डाउनवर्ड रिजिडिटी। उनका मानना था कि डाउनवर्ड साइड वेजेस और रिजिड। अब हम इस मॉडल को आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्लेक्सिबल प्राइस फिक्स्ड मनी वेज मॉडल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फिक्स्ड वेज मॉडल जो है मोस्टली अप्लाई होगा उन सिचुएशन में जहाँ पर हमारे पास सप्लाई ऑफ लेबर जो है एक्सेस में होगी। वो सारी सिचुएशंस जहाँ पर एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर होगी, फिक्स्ड वेज मॉडल वहीं पर हम अप्लाई करेंगे। जब मनी वेज फिक्स होगी और लेबर सप्लाई ज़्यादा होगी लेबर डिमांड से, एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट विल बी डिटरमाइंड बाय डिमांड। वो डिमांड से डिटरमाइन होगी। जब भी मनी वेज फिक्स होगी और लेबर सप्लाई ज़्यादा होगी लेबर डिमांड से, एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होगी डिमांड से। फर्म्स हायर करेंगी उतनी लेबर जितनी उनको ज़रूरी होगी एट गोइंग वेज रेट पर। क्लासिकल्स की थ्योरी जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की, उसके अकॉर्डिंग लेबर जो है उतनी डिमांड की जाएगी। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने वाली जो भी फॉर्म है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फॉर्म, उतनी ही लेबर डिमांड करेगी जहाँ पे रियल वेज जो है इक्वल होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के। मतलब कंडीशन क्या होगी, W/P इक्वल्स MPN, और हम कह सकते हैं W इक्वल्स MPN इंटू प्राइस। जब हमारे पास एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर है और फिक्स्ड वेज है तो एम्प्लॉयमेंट उस टाइम पे ओनली लेबर डिमांड पे डिपेंड करती है। फिगर में हमने इस बात को बताया है। हमारे पास ये कर्व आ गया लेबर डिमांड का, MPN इंटू P0 वाला, और NS जो है लेबर सप्लाई है। जब फिक्स्ड वेजेस हैं W0 पे वेजेस फिक्स हैं, तो इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि सप्लाई का कोई रोल नहीं है इसमें। ओनली वेज रेट जितनी फिक्स है, वो उस पॉइंट पे फिक्स वेज पे जितनी डिमांड है वही जो है हमारे पास, उसी पॉइंट पे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जो है डिसाइडेड होती है। वेजेस जब हमने फिक्स्ड ली हुई है तो लेबर सप्लाई का कोई भी रोल नहीं रह गया। सो एम्प्लॉयमेंट जो है डिटरमाइन होगी ओनली जब हमारे पास लेबर डिमांड करू से ही हम डिसाइड कर लेंगे। लेकिन लेबर डिमांड के अलावा अगर हम प्राइसेस को राइज करते हैं सो हमारा लेबर डिमांड करू राइटवर्ड शिफ्ट होने के चांसेस हैं, जिससे हम एम्प्लॉयमेंट प्लस आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो आगे आने वाली फिगर्स को इस मॉडल में फ्लेक्सिबल प्राइस और फिक्स्ड मनी वेज में, आगे आने वाली फिगर में लेबर सप्लाई को नहीं लेंगे क्योंकि उसका कोई ज़्यादा रोल है नहीं, क्योंकि हमने माना है कि एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के केन्स को कोई भी लेबर डिमांड थ्योरी जो है उससे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं थी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ लेबर डिमांड, जिसमें कि उनका मानना है कि इक्विलिब्रियम वहाँ पे आता है जहाँ पे रियल वेज इक्वल्स टू MPN के बराबर होते हैं। अब हम देखेंगे जब प्राइस को राइज करेंगे हम, जिससे कि मनी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर राइज करेगी, उस पे एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज़ करेगी, और साथ में प्राइस के बढ़ने के साथ फर्म जो है कितना आउटपुट सप्लाई करने के लिए एग्री है, वो चीज़ हम देखेंगे। प्राइस और आउटपुट का रिलेशन, जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल भी कहेंगे, उसकी फिगर्स को, डायग्राम्स को समझेंगे। मनी वेजेस को तो हमने फिक्स लिया हुआ है। अब हम देखेंगे जब प्राइसेस को हम राइज़ करेंगे उससे
एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ती है और आउटपुट कैसे बढ़ता है, इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखते हैं। डायग्राम बनी हुई है इधर। पहले मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मीन्स के लेबर डिमांड करूँ लिया हमने फिक्स्ड वेजेस पे, डब्ल्यू डैश मैंने यहाँ पे फिक्स वेजेस ले रखे हैं और इस पे ये शो कर रहा है कि गिवन जो हमारे पास एम पी एन इंटू पी नॉट, जब पी नॉट प्राइसेस हैं तो एन नॉट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। बट जैसे ही प्राइसेस को पी नॉट से पी वन किया हमने तो लेबर डिमांड करूँ शिफ्ट हो गया टूवर्ड राइट। इट मीन्स के मनी वैल्यू जो है लेबर प्रोडक्ट की, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की जो मनी वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो गई है। सो मनी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के बढ़ने से लेबर की डिमांड जो है बाय ए फॉर्म वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो गिवन मनी वेज पे डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज़ हो जाएगी। लेबर डिमांड करूँ शिफ्ट होता है राइट वर्ड। फर्दर जब हम प्राइस को इंक्रीज़ कर रहे हैं P1 से P2, वेजेस फिक्स है, प्राइसेस के राइज होने से हमारा डिमांड शेड्यूल जो है राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है एट P नॉट प्राइसेस पे एम्प्लॉयमेंट लेवल N2 हो जाता है। रीज़न बीइंग के प्राइसेस के बढ़ने से जो मॉनेटरी वैल्यू है उसके मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की वो बढ़ जाती है। सो इकोनॉमी में फर्म के पास कैपेसिटी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की और हायर करने की लेबर को वो बढ़ जाती है। सो इंक्रीज़ जब होता है एक बार लेबर के इंक्रीज़ होने से आउटपुट भी बढ़ जाता है। फर्म फर्दर और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ कर सकती है विद इंक्रीज़ इन प्राइस। सो इन शॉर्ट प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड करूँ शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड राइट। डिमांड करूँ राइट वर्ड शिफ्ट होने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है हमारी और एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से आउटपुट बढ़ रहा है, जो कि हमने फिगर में बताया हुआ है दूसरी वाली। लेट इट फर्स्ट एंड इसको सेकंड। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है विद इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये फंक्शन है लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल कांस्टेंट मोस्टली हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं लेबर से। सो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जब N0 से N1 हुई, आउटपुट Y0 से Y1 बढ़ा। फर्दर जब N1 से N2 हुआ तो हमारे पास आउटपुट Y2 पहुंच गया। सो अगर ओवरऑल देखें हम, ये हो गया प्राइस का और लेबर का रिलेशन कि प्राइस के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ी। अब एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से हमारे पास आउटपुट बढ़ा। अगर हम ओवरऑल देखें तो मीन्स क्या हुआ कि प्राइस के बढ़ने से आउटपुट बढ़ा। प्राइस और आउटपुट का रिलेशन अगर हम देखें तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी और एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से आउटपुट बढ़ा। ये हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्टली देखें तो प्राइस और आउटपुट का रिलेशन अगर देखें तो प्राइस के बढ़ने से आउटपुट बढ़ रहा है। सो पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है प्राइस एंड आउटपुट के बीच। सो एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल भी यही बताता है कि विद राइज इन प्राइस फर्म जो है कितनी विलिंग है, कितना आउटपुट सप्लाई करने के लिए विलिंग है, ये एग्रीगेट सप्लाई करूँ बताता है। हम देख रहे हैं कि प्राइस के बढ़ने से आउटपुट सप्लाइड बाय फर्म इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट जब रीच होगा उस पॉइंट पे प्राइस जितनी भी बढ़ेगी देयर विल बी नो इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ आउटपुट। मीन्स के आउटपुट सप्लाइड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर प्राइस के बढ़ने से नहीं बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर लेट इट एफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो भी प्राइसेस हैं पी एफ ले लो, अगर हम फर्दर पी एफ डैश करते हैं प्राइसेस को बढ़ाते हैं तो आउटपुट सप्लाई अब वर्टिकल हो गया सप्लाई करूँ तो इस पॉइंट से आगे हमारे पास कोई भी इंक्रीज़ नहीं होगी। किसमें? सप्लाई में। डायग्राम का मैंने नाम लिख लिया है कीनीशन एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल व्हेन मनी वेज इज़ फिक्स्ड। जब मनी वेज फिक्स्ड है उस पॉइंट पे कीनीशन एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल क्या होगा। सो मनी वेज को हमने फिक्स ले के देखा और सप्लाई शेड्यूल को चेक किया हमने कि एग्रीगेट सप्लाई करूँ, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल कैसा आया, प्राइस के बढ़ने से फर्म कितना कितना विलिंग है आउटपुट सप्लाई करने के लिए, ये चीज़ें हमने देख ली। 10 इस तरह से एग्रीगेट सप्लाई करूँ जो आ गया हमारे पास अपवर्ड स्लोपिंग, इसको
वाई एस कर्व लिख लेते हैं, इसका नाम वाई एस, एग्रीगेट सप्लाई कर्व वाई एस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सप्लाई शेड्यूल वर्टिकल जहाँ से नीचे वर्टिकल नहीं है उस पॉइंट, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे सप्लाई शेड्यूल वर्टिकल नहीं होगा। हमें पता है कि लेवल ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी कैसे डिसाइड होता है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है एग्रीगेट सप्लाई के। एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल तो हमने देख लिया, बट अगर एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल में शिफ्ट होता है तो इकोनॉमी में लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो भी चेंज होगा। अगर हमारे पास चेंज इन और शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल होता है, उससे हमारे पास चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट होगा इकोनॉमी का। अब एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? एग्रीगेट डिमांड होता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड बाय इकोनॉमी एट डिफरेंट प्राइस लेवल। जैसे एग्रीगेट सप्लाई होता है कि डिफरेंट प्राइस लेवल पर फर्म्स कितना सप्लाई करने के लिए गुड्स को रेडी हैं। एग्रीगेट डिमांड हो गया डिफरेंट प्राइस लेवल्स पर इकोनॉमी में पीपल जो है कितना डिमांड कर रहे हैं डिफरेंट कमोडिटीज़ को। अब हम ये चीज़ देखेंगे, जब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, उसके शिफ्ट होने से आउटपुट लेवल जो है वो आउटपुट लेवल कैसे चेंज होगा। और यहाँ पे वो चीज़ साथ में रखनी है कि मनी वेजेस को कांस्टेंट रखेंगे और प्राइसेस को ही फ्लेक्सिबल करके हम ये चीज़ें देखेंगे। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल में शिफ्ट हम मेनली दो चीज़ों से देखेंगे, जब मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करेंगे और जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करेंगे। मतलब मॉनेटरी और फिस्कल मेजर्स से जैसे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को हम शिफ्ट करेंगे, उससे फिर हम आउटपुट देखेंगे कि आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है। सो डायग्राम इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई व्हेन प्राइस लेवल इज़ फ्लेक्सिबल। जब प्राइस लेवल हमारे पास फ्लेक्सिबल होगा, उस पॉइंट पे मनी सप्लाई के बढ़ाने से क्या इफ़ेक्ट आएगा इक्विलिब्रियम आउटपुट पे, वो हम चेक करेंगे। मैंने डायग्राम ड्रॉ करी है। सो यहाँ पे ISLM मॉडल की हेल्प से ये चीज़ देखेंगे हम। मनी सप्लाई जब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, मनी सप्लाई के बढ़ाने से हमारे पास जो LM कर्व होता है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड राइट। LM कर्व शिफ्ट होता है टुवर्ड राइट और एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड राइट वो भी, क्योंकि मनी सप्लाई के बढ़ने से ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड और डिमांड फॉर आउटपुट जो है वो बढ़ेगी, लोगों के पास मनी अवेलेबल होगा। सो LM शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड राइट, मतलब कि मनी सप्लाई के इंक्रीज़ होने से, ये मैंने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कर्व ऐसे नाम दिया, तो मनी सप्लाई के बढ़ने से फर्स्ट कर्व से थर्ड कर्व पर आ जाएंगे हम, LM कर्व इधर शिफ्ट हो जाएगा। बट IS जो है वो कांस्टेंट या सेम कर्व रहेगा, IS नॉट। और क्योंकि हमने लिया है कि प्राइसेस फ्लेक्सिबल हैं, जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ती है तो ऑब्वियसली प्राइसेस जो है उनको राइज़ होना पड़ता है। फ्लेक्सिबल प्राइसेस की बात कर रहे हैं। जब मनी सप्लाई बढ़ती है इकोनॉमी में, सो प्राइस लेवल को उस पॉइंट पे राइज अप होना पड़ता है और वो होती हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया था, फर्स्ट कर्व जो है यहाँ पे हमने M0 और P0, मतलब मनी सप्लाई और प्राइस लेवल ये था। जब मनी सप्लाई को M0 से हमने M1 किया, प्राइस इज सेम, M1 किया, LM कर्व जो है थर्ड पे शिफ्ट हो गया, मतलब थर्ड कर्व जो मैंने ये लिया है। फिर जब मनी सप्लाई बढ़ गई तो प्राइसेस राइज हुई, प्राइसेस P0 से P1 की हमने, अब ये बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मीन्स के थर्ड से अब हम सेकंड कर्व की तरफ जा रहे हैं, तो ये पीछे मीन्स के सेकंड कर्व LM कर्व जो यहाँ पे आ गया। सो जितना आउटपुट बढ़ सकता था, प्राइस फिक्स ही रखते हम, प्राइस अगर फिक्स ही होती तो हमारे पास आउटपुट Y0 से Y2 इतना आउटपुट राइज होना था। लेकिन क्योंकि प्राइसेस हमारे पास फ्लेक्सिबल हैं, तो प्राइसेस राइज होने से हमारे पास आउटपुट Y0 Y1 ही इंक्रीज़ हुआ। यस। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल हुआ था फर्स्ट जब LM3 पे गया था, तो R0 से R2 पे, लेकिन जब LM2 पे चला गया प्राइसेस के बढ़ने से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन राइज होके हमारे पास पहुंच गया R1 पे। ठीक है,
अगर हम अब इसको एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड से देखें तो ड्यू टू इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई के बढ़ने से हमारे पास एग्रीगेट डिमांड जो है शिफ्ट होती है YD M0 से YD M1 पे, और आउटपुट जो है वो Y0 से Y2 बढ़ना था, लेकिन प्राइसेस बढ़ जाती हैं P0 से P1। प्राइसेस के बढ़ने से हमारे पास इक्विलिब्रियम जो एग्रीगेट डिमांड का और एग्रीगेट सप्लाई का C पॉइंट पे आ रहा है, मींस के आउटपुट Y0 Y2 प्रोड्यूस ना होके Y0 Y1 ही प्रोड्यूस होगा। मतलब कि आउटपुट जो है Y0 Y2 ना बढ़ के Y0 Y1 ही बढ़ेगा। दस जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन था इसका कंप्लीट इफ़ेक्ट नहीं होता है और आउटपुट जो है उतना राइज नहीं करता है। फिस्कल पॉलिसी के केस में भी ऐसा ही होगा। इसको हम डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करके हमारे पास आउटपुट जो है कितना इंक्रीज़ होता है, एग्रीगेट डिमांड कितना शिफ्ट होता है और इक्विलिब्रियम कहाँ पे डिसाइड होता है। सो यहाँ पे हमने देख लिया इक्विलिब्रियम इज़ डिसाइडेड एट C, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हैं और आउटपुट लेवल Y0 Y1 इंक्रीज़ हुआ। अब फिस्कल पॉलिसी का इम्पैक्ट देखते हैं। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग व्हेन प्राइस लेवल इज़ फ्लेक्सिबल। सो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर ली है। इसमें हमने चेक करना है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग व्हेन प्राइस लेवल इज़ फ्लेक्सिबल। जब प्राइस लेवल फ्लेक्सिबल होगा तब गवर्नमेंट स्पेंडिंग का क्या इफ़ेक्ट होगा। सो जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग राइज होती है फ्रॉम G0 टू G1, G0 से G1 गवर्नमेंट स्पेंडिंग राइज हुई, उससे IS कर्व जो है वो शिफ्ट हो गया फ्रॉम फर्स्ट, इसको रखते हैं और इसको सेकंड, फर्स्ट से सेकंड पर शिफ्ट हो जाता है। सो IS कर्व के शिफ्ट होने से टूवर्ड राइट हमारे पास एग्रीगेट डिमांड जो है जो कि YD G0 है और यहाँ से राइज होके YD G1 हो जाएगी। आउटपुट जो है Y0 से Y2 बढ़ता है इतना IS के शिफ्ट होने से जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है, लेकिन Y0 से Y2 शिफ्ट नहीं हो पाता है क्योंकि प्राइसेस जो हमारी P0 से P1 इंक्रीज़ हो जाती है। और जब प्राइसेस P0 से P1 इंक्रीज़ हो जाती है हमारा LM कर्व टुवर्ड लेफ़्ट शिफ्ट हो जाता है। लेफ़्ट शिफ्ट होने की वजह से हमारे पास आउटपुट Y0 Y2 ना बढ़ के ओनली राइज कितना होगा Y0 Y1। मतलब कि जो कि बढ़ना था Y0 Y2, लेकिन प्राइस बढ़ गई, LM शिफ्ट हो गया टुवर्ड लेफ़्ट, जिसके कारण हमारे पास आउटपुट ओनली Y0 Y1 ही बढ़ा। सो ये था हमारा फ्लेक्सिबल प्राइस फिक्स्ड वेज मॉडल, जिसमें कि एग्रीगेट सप्लाई को हमने फाइंड आउट किया कीपिंग वेज कांस्टेंट। सो ये था हमारा टोटल फ्लेक्सिबल प्राइस फिक्स्ड वेज मॉडल, जिसमें कि हमने एग्रीगेट सप्लाई को पहले फाइंड आउट किया, फिर हमने चेक किया कीपिंग द वेजेस कांस्टेंट, फिर हमने चेक किया मॉनेटरी और फिस्कल मेजर्स लाइक गवर्नमेंट स्पेंडिंग और मनी सप्लाई की हेल्प से आउटपुट कितना बढ़ा प्राइसेस को फ्लेक्सिबल रख के। सो दिस वाज होल मॉडल।